हमारी मूवी की शुरुआत में हमें एक ऑर्फन में दिखाया जाता जहाँ पे काफी तादाद में अबेंडन बच्चों को छोड़ा जाता था। इसके चलते इस मूवी के हमें दो खास कैरेक्टर के बारे में दिखाया जाता, जिनमें से एक का नाम क्लीटस कैसिडी होता और दूसरी फ्रांसिस पैरिसन, जो कि एक औरत है। जिस जगह में ये दोनों बैठे होते हैं वो जगह ऐसे मालूम हो रही होती है जैसे वो कोई पागलों का अस्पताल हो। यहाँ पे फ्रांसिस काफी डरी होती है क्योंकि वो क्लीटस को बताती है डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी इन्विटेशन बढ़ती चली जा रही है, अगर इस तरह चलता रहा तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें बहुत पावरफुल न्यूटन बन जाओगी। यही वजह से अब उसको इस्तेमाल किया जाएगा किसी किस्म के एक्सपेरिमेंट के लिए। तो क्लीटस उससे कहता है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लोग तुम पे किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि तुम ही उन लोगों की इकलौती उम्मीद हो। मगर जिसका डर होता वही होता क्योंकि कुछ लोग आके उसे एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाने लगते हैं। क्लीटस को काफी गुस्सा आता लेकिन वो देखने के अलावा कुछ भी ना कर पाता। इसी तरह वो फ्रांसिस को किसी सीक्रेट जगह पे ले जा रहे होते हैं, लेकिन फ्रांसिस रास्ते में अपनी सोनिक पावर का इस्तेमाल करती, वही पावर जिसके लिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, क्योंकि उसकी आवाज में काफी पावर है। इस पावर को इस्तेमाल करने की वजह से पूरी वैन पलट जाती है। इसकी आवाज का असर जो गाड़ी चला रहे होते हैं उन पे भी होता है, मतलब कि दूसरे पुलिस ऑफिसर्स पे। वैसे घबराते हुए फ्रांसिस की आंख पे शूट कर देता। गोली के लगने से ही वो वैन से बाहर गिर जाती। यही वजह से वो पुलिस वाले समझते हैं कि वो मर गई, वो असल में जिंदा होती। फिर उसे अस्पताल से असाइलम में लाते। असाइलम में एक डॉक्टर होती जो कि उस पे काफी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रही होती। सबके बाद वहाँ पे एक अनजान वर्कर भी होता जो कि फ्रांसिस को कोई न्यूज़पेपर देता और उस न्यूज़पेपर में लिखा होता कि क्लीटस को मौत की सजा देनी चाहिए। क्लीटस नाम का शख्स सीरियल किलर होता, मगर उसके खिलाफ कोई ढंग के सबूत तक न होते। यही वजह से अब तक उसे सजाए मौत नहीं दी गई। यही न्यूज एडी ब्रॉक ने छपवाई होती है, जो कि हमारे सीरीज का, मेरा मतलब मूवी का मेन कैरेक्टर है। इसी तरह दूसरी सीन में हमें अपने मेन कैरेक्टर एडी ब्रॉक के बारे में दिखाया जाता और उसके साथ एक अनजान डिटेक्टिव भी होता, क्योंकि वो अनजान डिटेक्टिव से क्लीटस के बारे में ही सवाल पूछ रहा होता है। तो एडी उसे कहता है मेरा क्लीटस के साथ कोई लेना देना नहीं है। सुनते ही डिटेक्टिव उसे बताता है और वो तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही बात करना चाहता है। इस पर एडी उसे पूछने लगता आखिर मुझ में क्या खास बात है। इसके जवाब में डिटेक्टिव बोलता है मेरे ख्याल में किसी डेड बॉडी से रिलेटेड कोई बात होगी, जाके एक बार उसे जरूर बात करो। ये कहते ही डिटेक्टिव वहाँ से जाने लगता, पर तभी एडी के जिस्म से वेनम बाहर निकलता। बाहर निकलते ही पीछे से वो वेनम उस डिटेक्टिव के सर पे टूटने जा रहा था, लेकिन कैसे न कैसे करके वेनम को ऐसा करने से रोक लेता और इसके बाद दोनों वॉशरूम चले जाते। वेनम जो कि एक पैरासाइट है और उसने एडी के साथ बॉन्ड बनाया होता। वॉशरूम में एडी और वेनम दोनों बातें करने लगते क्योंकि उनकी बातें डिटेक्टिव कान लगा के सुन रहा होता। वेनम एडी से कहता है हमें सिटी जाके सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि हम दोनों बैठ के सिर्फ और सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। इन सारी बातों के समेत वेनम उसकी बेइज्जती भी कर रहा होता। कुछ समय के बाद एडी उसे कहता है वेनम तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं तुम्हारा होस्ट हूँ। दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है एडी ब्रॉक क्लीटस से ही मिलने आया होता। इसी में एडी उसे सवाल करता तुमने मुझे क्यों बुलाया, आखिर मुझसे क्या चाहते हो। इस पर क्लीटस कहने लगता तुम्हें मेरे फैंस के लिए एक न्यूज को प्रिंट करना होगा, जिसके बदले में मैं तुम्हें सिर्फ अपना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दूंगा, क्योंकि इसी इंटरव्यू में मैं तुम्हें अपने तमाम सीक्रेट बता दूंगा, वही जितने भी मैंने कत्ल किया और वो तमाम की तमाम डेड बॉडीज का है। उसे मजीद पूछता इस काम के लिए मुझे क्यों चुना। क्लीटस उसका जवाब काफी आम देता। उसकी वजह बस सिंपल होती कि वो एडी को पसंद करता होता। उसने उसी न्यूज का एडी से प्रिंट करने का कहा होता जो कि फ्रांसिस ने कुछ दिन पहले ही पढ़ी थी, मतलब एडी ने उसकी बात मान ली थी। इसी तरह एडी वहाँ से जाने लगता, जिसके चलते ही एडी को रोक लेता। यही वजह से एडी की नजर दीवार पे जाती जिसपे कुछ मैसेजेस लिखे होते। मैसेज के साथ ही साथ कुछ कपड़े भी बने होती। दोबारा से एडी वहाँ से जाने लगता। एडी के बाहर आते ही वो डिटेक्टिव उसे पूछने लगता कि उसने तुम्हें क्या कहा। फिर एडी उसकी बात का ढंग से जवाब ही ना देता और वो यही कहता उसने मुझे कुछ नहीं कहा, अगर अभी भी मेरी इंक्वायरी उस पर जारी है। चीजों का पता चलाने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता ही है। शिफ्ट होता और एडी अपने घर होता। वेनम इस केस में उसकी भरपूर मदद करता तक उस सारे डायग्राम्स को और मैसेजेस को वेनम एक कागज पे ड्रा भी कर देता। साथ ही साथ उसे बीच की एक लोकेशन भी बताता जहाँ पे उसने सारी की सारी डेड बॉडीज को छुपाया होता। और अगले दिन ही सारी की सारी पुलिस उधर ही पहुंची होती। वहाँ पे पुलिस वाले काफी डेड बॉडीज पाते क्लीटस ने मारा होता है, जिसके चलते एडी से सवाल हो रहे होते क्लीटस और तुम्हारे बीच में दोस्ती हो गई है क्योंकि इससे अभी तक तुम ही अकेले में मिले हो, और क्या तुम्हें ही सिर्फ इन डेड बॉडीज के बारे में बताया। मीडिया में हर तरफ एडी ही छाया होता। इस पर ये बात डिटेक्टिव तक भी पहुंच जाती। डिटेक्टिव को काफी गुस्सा आता कि ये बात एडी ने उसे छुपाई थी। न कुछ होने के बाद क्लीटस को सजाए मौत सुना दी जाती। तरह ये न्यूज फ्रांसिस को भी पहुंच जाती, जो सुनते ही उसे काफी बुरा लगता है, जबकि दूसरी ओर क्लीटस को भी ऐसा ही
लग रहा होता है कि एडी ने उसे धोखा दिया। के ऊपर हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता। वेनम एडी से कहता है हम सारे के सारे बुरे लोगों का खात्मा कर देंगे। वेनम एडी से कहता है मैं मुर्गा खा के तंग आ गया हूँ, मैं किसी इंसान को खाना चाहता हूँ। मगर एडी उसे ऐसा करने से मना कर देता क्योंकि वो कहता है तो पहले से क्लेटस के केस में उलझे हुए हैं। अगर कोई शख्स रातों रात गायब भी हो गया तो FBI को हम पे शक हो जाएगा। टॉपिक को लेकर दोनों काफी बहस करते और थोड़ी देर के लिए दोनों बाहर जाते और अपना थोड़ा वक्त गुजारते। और तभी कुछ गुंडे गुंडागिरी कर रहे होते एक औरत पे, पैसा चोरी करके वहाँ से भाग रहा होता है। वहाँ पे आता है वेनम, उसकी धुलाई करने के बाद उसे खाने लगता। इस बार भी एडी उसे रोक रहा होता। कुछ सुनने के बाद वेनम अपने दिल पे पता रख के उसकी बात मान नहीं लेता। वो वहाँ से जाने लगते। तभी कॉल आती है एन की, एडी की एक्स फियांसे। वो एडी से मिलने का कहती। यूं ही दूसरे सीन में ठीक यही होता। ध्यान तो एन की तरफ होता है लेकिन वेनम उसे हर बात में बातें कर रहा होता। इस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा होता तो एन को पता चल जाता कि वो वेनम से बातें कर रहा है। लेकिन एन के पूछने पे एडी यही बोलता है वेनम तो मर चुका है। वेनम उसे ये भी बताती है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। सुनते ही एडी को समझ में ना आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। पेन सीधा वेनम से बात करती, मुझे पता है तुम अभी भी जिंदा हो, प्लीज एडी का ख्याल रखना। कुछ सुनने के बाद एडी वहाँ से जाने लगता और वो काफी तेज ड्राइव कर रहा होता। इस बार वेनम उसे समझा रहे भी होता है तुम्हें इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम तो काफी बड़े कामों के लिए बने हैं। वो एडी उसे कहता है जो कि तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ तो तुम मेरी फीलिंग्स को भी नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगली सुबह वेनम एडी का नाश्ता बनाने में मदद कर रहा होता है। कुछ हैरानकुन देखने को मिलता कि वहाँ पे क्लेटस का लेटर भी आया होता। क्लेटस उसे कह रहा था तुम्हारी वजह से ही मुझे अब सजाए मौत होने जा रही है। साथ वो उसे ये भी बताता है कि अगर मैं पैदा ना हुआ होता तो मेरी ग्रैंड मदर को कौन मारता, साथ ही साथ मेरी मदर को कौन मारता। इससे ये जाहिर होता है कि क्लेटस ने अपनी फैमिली तक को मार दिया। क्लेटस ने मजीद लिखा होता है ये सब कुछ होने के बाद मेरे फादर ने मुझे एक ऑर्फन में भेज दिया। वहाँ के बच्चे भी मुझे मारा करते थे। इसके चलते ही मैं वहाँ पे फ्रांसिस से मिला, इसके पास सोने की पावर्स थी। फिर हमारी दोस्ती होगी और आखिर में हमें प्यार हो गया। लेकिन अब एडी मैं तुमसे लास्ट टाइम मिलना चाहता हूँ। यही वजह से एडी भी उससे मिलने के लिए तैयार होता। जिस पर इस बार भी पहले की तरह ठीक यही होता। एडी उसे मिलने आया होता। यहाँ पे क्लेटस एडी से कहता है मैं हमेशा से फैमिली के लिए तरसता रहा। तो एडी उसे कहता है ऐसा तो होना ही था कि अपनी माँ और अपनी ग्रैंड मदर को मारने के बाद। क्लेटस उसे मजीद बताता अगर मुझे मौत की सजा हो भी गई तो इसके सिर्फ और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार होगे। सिर्फ इतना ही नहीं, क्लेटस उसे बहुत कुछ बोलता। इतना सुनते ही वेनम को भी काफी गुस्सा आने लगता। वेनम उस पे टूट पड़ता जो कि एडी पे काफी भारी पड़ता। कैसे न कैसे करके गार्ड उनको छुड़ा ही लेता। एडी को काटने की वजह से क्लेटस के मुंह में सिम्बियोट भी आ गया होता तो वो उसे निकल लेता। एडी जैसे गढ़ पहुंचता है तो वेनम उससे माफी मांग रहा होता। मगर इस बार एडी बहुत गुस्से में होता। एडी उसे ये भी बताता अगर क्लेटस मर जाता उसकी मौत का जिम्मेदार भी मैं ही होता। इसी टॉपिक को लेके इन दोनों के बीच में दोबारा से बहस हो जाती। वेनम उसे कह रहा था तुम मेरी वजह से अच्छी जिंदगी गुजारे हो। तो एडी उसे बोलता है मैं तो तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। आने से पहले मेरे पास घर था, मेरे पास गर्लफ्रेंड थी। साथ ही साथ वो वेनम को यहाँ से जाने के लिए भी कहता है। तो वेनम को बहुत गुस्सा आता। अब दोनों के बीच में ही लड़ाई शुरू हो जाती। में काफी तबाही होती। एक लम्बा ऐसे आता है इस पे किसी किस्म की वेव का इस्तेमाल करके उसे अपने शरीर से बाहर निकाल लेता। जाते जाते वो एडी की बाइक को भी तोड़ देता। अगले सीन में हमें क्लेटस के बारे में दिखाया जाता और उसे इंजेक्शन लगा के मारने जा रहे होते क्योंकि उसे सजाए मौत सुना दी गई थी। लेकिन उसी इंजेक्शन और सिम्बियोट के टुकड़े की वजह से इसके जिस्म में किसी किस्म का रिएक्शन होता। यही वजह से उसके जिस्म में एक नया सिम्बियोट पैदा होता। इसका नाम कार्नेज होता है। पैदा होते ही वो हर तरफ तबाही मचाने लगता, सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स को मारने लगता और खाने लगता। एक और बार पहले की तरह एडी पे सीन शिफ्ट होता। एडी बैठ के आराम से न्यूज देख रहा था पर तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। न्यूज में बताया जाता है कि क्लेटस फरार हो चुका है। ये चलते ही वहाँ पे वो डिटेक्टिव भी आ जाता और वो सारा का सारा कसूर सर पे डाल देता। वो कहता जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। वहाँ में एडी कहता है नहीं, मुझे खुद नहीं पता कि क्लेटस वहाँ से कैसे भाग गया, इसका रिस्पॉन्सिबल तो मुझे नहीं कह सकते। के बावजूद भी डिटेक्टिव का शख्स अभी भी एडी पे ही होता। डिटेक्टिव कहता अभी तक तुम ही उससे मिले हो, क्या पता तुम्हारी कास्तानी हो। दूसरी ओर हमें वेनम के बारे में दिखाया जाता। वेनम बार बार अपना हॉस्ट बदला होता क्योंकि उससे कोई अच्छा सा हॉस्ट ना मिल रहा होता। लेकिन दोबारा से हमें क्लेटस के बारे में दिखाया जाता। क्लेटस काफी अच्छे से तैयार हुआ था और किसी की गाड़ी चुरा के वहाँ से निकल जाता और बिल्कुल वेनम की तरह कार्नेज भी उससे बातें कर रहा होता। कार्नेज उसे कहता है अभी तक दुनिया में हमारे अलावा सिर्फ एक ही सिम्बियोट है जो कि वेनम है, और इसी तरह अगर हम दोनों मिलकर उसे खत्म कर दें तो पूरी दुनिया में हमारा राज होगा। क्लेटस उसे कहता है सबसे पहले मुझे फ्रांसिस को आजाद करवाना है।
इसकी इस बात से वेनम एग्री हो जाता। इसके चलते हमें दोबारा से वेनम के बारे में दिखाया जाता। वेनम किसी पार्टी से मजे करके आया होता, लेकिन इसके बावजूद भी उसे एडी की याद आ रही होती। इसके चलते हमें दोबारा से एडी के बारे में दिखाया जाता। एडी उसी ऑर्फन में होता जहाँ पे क्लेटस और फ्रांसिस मिलकर रहा करती थी। दरख्त पे कुछ अजीब सा लिखा हुआ मिलता। ये लिखा हुआ वो अब डिटेक्टिव को फोन करके बताने लगता। यहाँ पे क्लेटस अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है। तभी उसे डिटेक्टिव बोलता है फ्रांसिस को तो किसी नए एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। यहाँ पे डिटेक्टिव उस हादसे की बात कर रहा होता है जो कि पुलिस ऑफिसर ने फ्रांसिस की आंख पे शूट किया था, लेकिन डिटेक्टिव को ये बात नहीं पता थी कि फ्रांसिस अभी भी जिंदा है। इसी में हमें दोबारा से क्लेटस के बारे में दिखाया जाता। वो एक स्टोर में घुस के वहाँ पे लोगों की मार कुटाई करके उनका लैपटॉप ले लेता और उसे हैक करता, फिर फ्रांसिस की लोकेशन निकाल लेता। देखते देखते वो उस अस्पताल में पहुंच गया था। वो डॉक्टर्स को मारता, फिर फ्रांसिस को अपना कार्नेज दिखाता। इसके तुरंत ही वहाँ से फरार हो जाता। इसके बीचों बीच में उनके पीछे काफी पुलिस पड़ी होती, मगर कार्नेज सब संभाल लेता। अब हमें दोबारा से वेनम के बारे में दिखाया जाता। वेनम काफी ख्वार हो रहा था। आखिर में उसी स्टोर में आ जाता जहाँ पे एडी बार बार जाया करता था। उसी औरत से वो कुछ खाने का मांगता, क्योंकि वेनम ने जब से एडी को छोड़ा होता तो उसने कुछ नहीं खाया होता। जबकि दूसरी ओर एडी को भी पुलिस कस्टडी में लिया गया होता, क्योंकि वो इस बार भी कल रात वाले एक्सीडेंट को एडी पे ही थोप रहे होते, क्योंकि उसके घर के करीब काफी डेड बॉडीज मिली होती। वो डिटेक्टिव उसके आगे कुछ पिक्चर्स रख के कहता मुझे साफ साफ बताओ, लेकिन तुरंत से एडी इनकार कर देता और वो कहता मैं तुम्हें तब तक कुछ नहीं बताऊंगा जब तक मैं कोई एक फोन कॉल न कर। इस पर वो डिटेक्टिव एग्री हो जाता तो एडी एन को कॉल करता। उसकी बात सुनते ही एन और वो डॉक्टर एडी से मिलने आ जाते। एडी एन को बताने लगता सिटी में जितने भी तमाम के तमाम हादसा हो रहे हैं उसके पीछे क्लेटस ही है, और अब तो एक नया सिम्बियोट भी पैदा हो गया है। लेकिन अब वेनम और मैं भी एक साथ नहीं रहे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वेनम को ढूंढो मेरे लिए। वेनम ही अब हमारी आखिरी उम्मीद है जो कि कार्नेज को हरा सकता है। इसके तुरंत ही एन सीधा उस शॉपकीपर के पास आ जाती है। वेनम और ये शॉपकीपर एक दूसरे को जानते भी होते थे, तो अभी वेनम उसी को होस्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो दोनों सीधा मुद्दे पे आते, जिस पर वेनम कहता है मैं जो कि एडी से नाराज हूँ। वेनम की काफी मिन्नतें करती, जिस पर वेनम अपने दिल पे पता रख के उसकी बात मान ही लेता। सीन शिफ्ट होता। क्लेटस और फ्रांसिस ने हर तरफ तबाही मचाई होती। फिर कार्नेज क्लेटस से कहता है अब वेनम की बारी। दूसरे सीन में वेनम और एडी की वहाँ से भागने में मदद करते हैं। रास्ते में एन एडी से कहती है तुम्हें वेनम से माफी मांगनी पड़ेगी, तभी एडी भी यही करता। इस तरफ हमें डिटेक्टिव के बारे में दिखाया जाता। डिटेक्टिव गाड़ी में जाते जाते क्लेटस को पाता, उसको खुद को अपने हवाले करने का कहता। तभी उसके जिस्म से कार्नेज बाढ़ आने लगता और सीन शिफ्ट हो जाता। एडी के घर में आई होती। एडी के घर में उसे एक अंगूठी मिलती, साथ एन की पिक्चर भी, जिसपे वो समझ जाती। अगले सीन में ही वो एन को पकड़ लेती और एन को पकड़ते ही कहती है तुमने जो कि हमारी शादी में जरूर आना है। इसी में क्लेटस और फ्रांसिस की शादी होती। ये खबर डॉक्टर वो फोन करके एडी को बता देता। वहाँ पे वो डिटेक्टिव और एन भी होती है। इसके चलते ही वहाँ पे एक नया गेस्ट आता जो कि एडी होता। एडी को देख के कार्नेज बाहर आ जाता, लेकिन कार्नेज को देख के वेनम के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वेनम बोलता इसका तो रंग रेड है। कार्नेज है जो कि काफी होशियार और ताकतवर होते हैं। एडी वेनम को ऑफर देता है कि तुम इसके बाद जिसको मर्जी खा सकते हो, लेकिन एक बार बाहर आ जाओ। इसके चलते ही काफी खुश होता और इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता। लड़ने के लिए तैयार होते। दोनों काफी गर्म लड़े होते, जबकि वेनम से डरा भी था, लेकिन इसके बावजूद भी अब वेनम बड़ी बहादुरी से इसका मुकाबला करता। भी वेनम को अपने ऊपर इतनी आसानी से बाड़ी ना पड़ने दे रहा होता, लेकिन फ्रांसिस की आवाज की पावर कार्नेज और वेनम दोनों को नुकसान दे रही होती है, क्योंकि सिम्बियोट्स वगैरह सोनिक पावर और हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी मौके का फायदा उठाते हुए डॉक्टर कार्नेज पे आग लगा देता है। वहाँ पे एक बेल भी होती है जो कि बजने लगती है। तमाम तेज आवाजें ये सिम्बियोट्स की वीकनेस वगैरह है। इसी तरह दोनों होस्ट अपने सिम्बियोट से बाहर आ जाते और आवाज के बंद होते ही दोबारा से सिम्बियोट्स बाहर आते। तभी कार्नेज एन को लेके सीधा ऊपर जाने लगता, पर उस दौरान वेनम पे काफी पत्थर गिर चुके होते हैं, मतलब कि कार्नेज उस पे बाड़ी पड़ चुका था। वेनम कहता है इस बार दिखने में लगता है हम ये नहीं जीत पाएंगे, वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। कि दूसरी तरफ फ्रांसिस को भी कार्नेज कहता है तुम अपना मुंह बंद ही रखना, लेकिन उसकी पकड़ काफी मजबूत होती तो फ्रांसिस का दम घुटने लगता। यही वजह से वो वहीं पे गिर जाती, जो देख के क्लेटस को काफी बुरा लगता, लेकिन चाहते हुए भी वो कुछ ना कर पाता। कार्नेज का उसके जिस्म पे काफी मजबूत कंट्रोल होता, जो देखते ही वेनम एडी से कहता है हमें एक परफेक्ट मैच है, उन लोगों की आपस में भी नहीं बनती। ये देख के वेनम उसे दोबारा लड़ने के लिए जाता। कार्नेज के हाथ में एन होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वेनम एक रॉड उसके सर में घुसा देता। एन नीचे गिरने लगती तो कैसे न कैसे करके वेनम उसे बचा ही लेता, लेकिन उस दौरान कार्नेज उस पे बाड़ी पड़ जाता
उतने में फ्रांसिस को भी होश आ देती तो वेनम उसे सोने का आवाज निकालने को कहता, लेकिन कार्नेज फ्रांसिस को धक्का दे के नीचे गिरा देता। लेकिन तुरंत से फ्रांसिस चिल्लाने लगती। उस सोनिक पावर की वजह से सब कुछ टूटने लगता और दोनों सिम्बियोट भी अपने होश से अलहदा हो जाते। सब कुछ टूटने की वजह से एक बड़ी सी बेल फ्रांसिस के ऊपर गिरती, जबकि वेनम डॉक्टर एन और एडी को सबको बचा लेता। जबकि क्लेटस नीचे गिर चुका होता। कार्नेज दोबारा से उसके साथ जुड़ने जा रहा होता, मगर वहाँ पे आता है वेनम। आते ही वो कार्नेज को खा लेता, फिर वेनम क्लेटस को भी खा लेता। कहीं न कहीं जाके वहाँ पे पुलिस भी आ जाती। एडी के कहने पे डॉक्टर और एन यहाँ से चले जाते। इस सब हादसे में डिटेक्टिव जख्मी तो होता है, लेकिन उसकी आंखें चमकने लगती। यहीं पे मूवी खत्म हो जाती। मूवी के आखिर में हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाए जाते, जिसमें वेनम एडी से कहता है क्या हमें एक दूसरे से सीक्रेट्स छुपाने चाहिए। वेनम उसे बताता है वो काफी कुछ जानता है, पर वो चीजें बहुत मुश्किल है तुम्हारी अक्ल से भी। यहाँ पे एडी समझता है कि वो उसे अपने गॉड के बारे में बताएगा, सिम्बियोट गॉड। लेकिन इसके चलते ही टीवी एकदम से फ्लिकर करने लगता और एक जोरदार झटके की वजह से सब कुछ बदल जाता और टीवी में हमें स्पाइडरमैन देखने को मिलता है। मतलब कि इनकी डिमेंशन चेंज हो चुकी है और ये वही वक्त चल रहा है जिस वक्त में स्पाइडरमैन ने मिस्ट्रियो को हराया होता है। अब कंप्लीटली ये मूवी खत्म हो जाती है।